सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, सियासी माहौल इस वक्त खासा गर्म है। पूरा हफ्ता जो हैपनिंग्स रहीं वो आपको बताते चलें कि जिस तरह से पिछले हफ्ते पीडीएम का जलसा हुआ और उसके बाद हमने देखा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की गिरफ्तारी हुई क्योंकि उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मज़ार कायद में जाकर नारेबाजी की, सियासी नारे लगाए गए। उसके बाद IG सिंध के अगवा का मामला आया, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आर्मी चीफ से बातचीत हुई और उसके बाद यकीन दहानी कराई गई पुलिस वालों को, क्योंकि उनकी छुट्टियों का मामला भी आ रहा था कि शायद वो सब लोग छुट्टी पर जा रहे हैं। ये सारे मामलात होते रहे और हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे पर जो लफ्जी वार थे वो भी इस सारी सूरत हाल में जारी रहे। और अब होने ये जा रहा है कि कल पीडीएम कोयटा में जलसा करने जा रही है। उस हवाले से नेक्टा की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है, सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है, बताया गया है कि दहशतगर्दी का खतरा है। लेकिन अपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आया तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत की जानिब से हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत भी अब किसी किस्म की कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और अपने इंटरव्यू में उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को हर सूरत अब पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और इसके लिए अगर उनको खुद भी लंदन जाना पड़ा तो वो जाएंगे और बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन उनसे बात करेंगे। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर सारी सूरत हाल पर बात करें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरतानिया की हुकूमत को नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए ख़त भी लिखा गया है और साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब की जानिब से भी कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब को जनवरी में लाजमी वापस ले आएंगे। लगारी साहब, आपको लगता है हुकूमत अपने इस दावे में कामयाब हो सकेगी? 15 जनवरी से पहले पहले नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सकेगा? एक तो वज़ीर आज़म की क्लिप आपने दिखाया है और उन्होंने एशिया और अफ्रीका के ममालिक के हुक्मरानों की बात की है। उसमें नवाज शरीफ को वापस लाने की बात तो शायद नहीं हुई, लेकिन जो बात हुई है उस पूरे इंटरव्यू में बात हुई थी। हाँ, वो यकीनन ये बात हुई होगी। पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि थर्ड वर्ल्ड में ऐसे ही हुक्मरान ले आए जाते हैं और जो आलमी मुक़्तदरा के आलाए कार के तौर पर काम करते हैं। एशिया और अफ्रीका में यही होता रहा है और इससे मुबर्रा नहीं है वो अजीम शख्सियत जो इंटरव्यू दे रही हैं, वो भी उन्हीं में शामिल हैं जिनको अपने अपने मुल्कों में किसी न किसी तरीके से लेकर इक़्तिदार के मनसब तक लाया जाता है और फिर जो कुछ मुल्क का हशर होता है। मेरे ख़्याल में एक पट्टी वहाँ मौजूद है जो आंखों पर बांध दी जाती है और एक तो सब हरा हरा नज़र आ रहा होता है इक़्तिदार के दौरान और पता नहीं होता है कि लोग भूखे मर रहे हैं, कि लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, लोग परेशानी में हैं कि नहीं है, ये सब कोई नज़र नहीं आ रहा होता है। और ये इन्हें भी नज़र नहीं आ रहा है कि उनके अपने दौर में क्या हो रहा है। माजी के अदवार में जो कुछ होता रहा, अगर पाकिस्तान के लोगों से पूछा जाए कि आज जो कुछ हो रहा है तो ज़िंदगी में लोग तड़प रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से। हम जाते हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, हमने देखी है लोगों की ज़िंदगी। लोग जो हैं इतने परेशान शायद पहले कभी नहीं थे जितने अब हैं। इस कदर महंगाई कभी नहीं थी जितनी अब है। इस कदर लूट मार कहीं भी नहीं थी। ओ माय गॉड, पूरे मुल्क में हर जगह पर लूट मार के कारखाने लगे हुए हैं, लोगों को थाने लूट रहे हैं, पटवार लूट रहा है, लोगों को हर जहाँ जाते हैं वहाँ लूट रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इसके जिम्मेदार भी पिछली हुकूमतें हैं। तो हर वो गुनाह जो यहाँ हो रहा है, ये जो कमाल है नवाज शरीफ का और आसिफ जरदारी का कि आज भी वो 160 रुपये टमाटर बेच रहे हैं। आज भी जो है उनने आटे की कीमत 115 तक, चीनी की कीमत 115 तक पहुँचा दी है और जरदारी और नवाज शरीफ ने आज भी आटे की कीमत जो है वो 70-78 रुपए तक ले गए हैं। ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। ये तो बड़ा कोई कमाल है। ऐसी जादूगर हमने नहीं देखे जिस तरह से जादूगर ये हैं, यानी उनको अपने दौर के सारे काम भी उनके काम नजर आते हैं। ये तो बड़ा कमाल है। यानी चीनी की कीमत उनके दौर में 53 रुपए थी और आपके दौर में 115 तक चली गई है, तो इसके जिम्मेदार भी हैं, वो वही हैं।
उसके ज़िम्मेदार भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। यार लोग बात नहीं मानेंगे, हम क्या करें? हम मैं तो चाहता था कि तालियां बजाऊं, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे। लोग बोलेंगे कि ये जो बोल रहा है बंदा यही पागल है कि अगर ऐसी बात वो कह रहा है कि जनाब ये भी पिछले ज़िम्मेदार है, जो कीमतें ये बढ़ा रहे हैं उसके ज़िम्मेदार भी पिछले वाले हैं, तो लोग कहेंगे यार ये जो बात कर रहा है ये इसका जहन ठीक नहीं है। अच्छा चलें, ये तो महंगाई की बात होगी ना, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से इस पूरे इंटरव्यू में जो आपने भी सुना होगा साबिर शाकिर साहब को जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, इसमें इन्होंने नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो बात की है, आपको लगता है कि हुकूमत कामयाब होगी इसमें नवाज शरीफ साहब को वापस लाने हैं? हुकूमत वाले मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़कर दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह करे कि नवाज शरीफ वापस ना आए। उन्होंने भेजा किस लिए? तो फिर खत क्यों लिखा है? वो खत लिखे जाते हैं, इस तरह के खत हमारी हुकूमतें भी लिखा करती थी माजी में, जी अल्ताफ़ हुसैन को भेज दिया जाए, फलां को भेज दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ इस तरह से चौधरी निसार ने 75 खत लिखे होंगे। और क्या हुआ था फिर उन खतूत का? और इनके जनाब खतूत भेजने से क्या होगा? इजाज़ शाह के या जो जादूगरी होती है उस जादूगरी से क्या होगा? वो जादूगरी यहाँ तो कर सकते हैं, बरतानिया में कौन जादूगरी कर सकता है? कोई तो नहीं। हुकूमत क्यों ये नहीं चाहती कि नवाज शरीफ हुकूमत साहब बिल्कुल नहीं चाहती है। हुकूमत को अपने अंजाम नज़र आता है, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हुकूमत तो फिर हवा होने को है। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए हुकूमत खासी सरगर्म है। इस हवाले से हमारे पास एक और भी क्लिप है, दिखाते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी का अगर मुतालिबा किया गया तो ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलेगा। तो लगाई साहब, हुकूमत ये बातें कर रही है कि नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट कराया जाए। बरतानिया के कानून के मुताबिक ऐसा मुमकिन है? बरतानिया का कानून ये हमारे एंकर ने नहीं बनाया है ना। बरतानिया का कानून जो है और वहाँ का आइन अवाम का विजडम है, अवाम का शऊर है, अवाम की दानिश है, अवाम गैर तहरीरी आइन है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा मजबूत आइन है जिसने सिर्फ वहाँ के लोगों की तहजीब से, वहाँ के लोगों के तमद्दुन से, वहाँ के लोगों की बूदोबाज से, वहाँ के लोगों की एक तवील जद्दोजहद से जन्म लिया है। और जिस तरह से वो तश्कील पाया है वो ऐसा है कि जैसे ज़िंदगी के उसूल बन जाते हैं। वहाँ का आइन वहाँ का उसूल है, वो आपकी तरह का नहीं है। यानी पाकिस्तान के आइन के साथ जितना खिलवाड़ होता रहा है, जितना मजाक होता रहा है, पाकिस्तान में कवानीन के साथ जिस तरह का मजाक होता रहा है, तो हमारे एंकर साहब समझते हैं कि शायद वहाँ भी इसी तरह से कानून का खिलवाड़ होता रहा है। मैं कहता हूँ हाँ, बरतानिया में कानून का खिलवाड़ होता है, कानून का मजाक उड़ाया जाता है। मैं बरतानिया पर, बरतानवी हुकूमत पर, बरतानवी स्कॉटलैंड यार्ड पर ये इल्ज़ाम लगाता हूँ कि वहाँ पर कवानीन का एहतराम नहीं होता है, सिर्फ उस सूरत में जब उनका अपना मफाद होगा। अगर हमारे किलर भी वहाँ बैठे होंगे, हमारे क्रिमिनल भी वहाँ बैठे होंगे, अगर उनके मफाद में तो वहीं बैठे रहेंगे। अगर उनके मफाद में नहीं है तो यहाँ भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो नहीं भेज रहे हैं, ऐसी खामखा की बातें हैं। अच्छा, आपने तो ये बात कही ना कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, मतलब हुकूमत ये नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो इससे हुकूमत को कितना नुकसान होगा? क्योंकि आपको लगता है नून लीग सियासी अगर हुकूमत तो उनको वापस लाना चाहती तो भेजती क्यों? ये सारे के सारे रुमाल लेकर आंसू पूज रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये देखें मकर करके गए, बहाना करके गए, फुलां करके। भाई कौन सा मकर, कौन सा बहाना? आपकी सारी की सारी रिपोर्टें आपकी थी। ये जो आपके सरकारी बोर्ड बने हुए थे वो रिपोर्टें दे रहे थे। आपकी वजीर जो हैं वो जाकर पूरी की पूरी रिपोर्टें दे रही थी। अब तो नई बात वज़ीर आज़म ने खुद बताई है कि जनाब वो तो रो रो कर उनका हाल ख़राब हो गया था। वफाकी वज़ीर मोहतरमा शीरी मज़ारी का वो रो रही थी कि जनाब भेजा जाए। रिपोर्टें आपकी ऐसी आ रही थी तो आपने भेज दिया। तो इसमें किसी का बहाना करने का, उनको अब लगता हो गलती की, भेजना नहीं चाहिए था। नहीं, गलती किस बात की थी? ये रिपोर्टें अगर इत्तफाक अस्पताल से गई होती तो हम कहते हैं हाँ यार इत्तफाक अस्पताल ने बेईमानी की थी। वो अगर किसी और अस्पताल से गई होती, ये तो जनाब इनके अपने डॉक्टर्स, इनके अपने मिनिस्टर कह रहे थे कि जनाब इनकी तबीयत ख़राब है, इनको भेजा ना गया तो इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। कोर्ट को कह देते कि जनाब इनको ऐसी इनकी जान को ख़तरा नहीं है। अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, आपको लगता है इससे नून लीग सियासी तौर पर और मजबूत हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि मजबूत होगी और हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि नवाज शरीफ वापस आए। वो सिर्फ ढोल बजाना है, बजा रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, हम अपने आगे बढ़ेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार देसी गंदम 2400 रुपए मन हो गई है और मुल्क में गुज़िश्ता जनवरी से जारी गंदम का बहरान 1000 कोशिशों के बावजूद भी टलने का नाम नहीं ले रहा। इस हवाले से आप क्लिप देखिए।
रवां साल हुकूमत 4 मरतबा कसीर मिकदार में गंदम दरामद भी कर चुकी है, लेकिन लगारी साहब इसके बावजूद गंदम की जो प्राइस है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके अब जिम्मेदार कौन है लोग? नहीं, अपोजिशन है जिम्मेदार हर चीज़ की। जितने गुनाह इस मुल्क में हो रहे हैं, जितनी खराबियाँ हो रही हैं, जितनी महंगाई हो रही है, जितनी सारी मुश्किलात और मसाइल आ रहे हैं, वो सारे के सारे अपोजिशन की वजह से। उन्हें हुकूमत में बैठे हुए सारे लोग पारसा हैं, नेक नियत हैं और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब वो हमारे दोस्त बैठे हुए थे नदीम अफजल चंद साहब, उन्हें तो सारी सूरत हाल का इल्म है, हर चीज़ का उन्हें पता है और क्या हुआ है इस मुल्क के अंदर। यानी सारा साल तक रोते रहे हैं तमाम सूबे और मरकज़ ने नोटिस तक नहीं लिया है कि भाई टिड्डी दल जो है वो आ गया है और वो तबाही कर रहा है, तो उसकी परवाह नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के जो ये अजला हैं, यहाँ से राजनपुर में, डरा गाजी खान में, रहीम यार खान में, यहाँ पर फिर ओले पड़ते रहे। इन्होंने जो है किसानों के बारे में सोचा तक नहीं, ज़राई सेक्टर इनकी तरजीहात में नहीं था। लूट मार थी माफिया की और बेचारे माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो माफिया को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी? वो भी अपोजिशन की जिम्मेदारी है। अपोजिशन को चाहिए कि माफिया को कंट्रोल करे, क्योंकि हुकूमत तो कंट्रोल नहीं करती है, ना कंट्रोल कर सकती है, ना उसके बस में है, ना उसका वो है। यानी हुकूमत के बेशक वो साथ बैठे हूँ, हुकूमत के इक़्तिदार में बैठे हूँ, जितने बेनिफिशरी हूँ वो हुकूमत के साथ बैठे हूँ, तब भी रोकना तो अपोजिशन का काम है ना, हुकूमत का काम तो नहीं है। हुकूमत तो शरीफ लोगों की हुकूमत है, हुकूमत तो बड़े पारसा नेक लोगों की हुकूमत है, इबादत गुजार लोगों की और तहज्जुद गुजार लोगों की हुकूमत है और सारे के सारे नेक पारसा लोग हैं, उनमें लूटने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, विफाकी वजीर खुराक जो हैं वो तो सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मुराद अली शाह साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं गंदम बहरान का। वो कह रहे हैं कि इनके जो पॉलिसीज थी, इनके जो इकदाम थे, उसकी वजह से पंजाब में पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी जो है वो सैयद मुराद अली शाह पर आयद होती है। ये देखें, जो कुछ भी अगर नमक का बहरान भी होगा तो उसके जिम्मेदार मुराद अली शाह होंगे, अगर कभी कपास का बहरान आया तो उसके जिम्मेदार भी मुराद अली शाह होंगे, अगर ये जो सब्जियां महंगी हो रही हैं उसके जिम्मेदार भी मुराद अली शाह होंगे। दुनिया भर में जितने भी कुछ होंगे। और साहिवाल का जो सानिया हुआ था, आपको पता है, याद है वो सानिया साहिवाल में जब दिन दहाड़े, वो भी मुराद अली शाह का सारे का सारा काम था। और वो बच्ची का जो हमारी बच्ची हमारे सीने पर एक दाग की तरह है ज़ैनब का, वो भी सारा मुराद अली शाह की वजह से। जितने भी सारे गलत काम होते हैं मुराद अली शाह की वजह से होते हैं। ये तो सारे के सारे नेक पाक हैं बेचारे, इनके तो पारसाई के कसीदे गाए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं अमरीका वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस वक्त इन इंतखाबात पर लगी हुई हैं। क्लिप देखते हैं फिर बात करेंगे। अब देखना यह है कि 3 नवंबर को किसकी जीत होती है। लगारी साहब, चीन अमरीका के इलेक्शन में आखिर किसकी जीत चाहता है? चीन का क्या फैसला, वहाँ के अवाम चाहेंगे जो वो फैसला होगा। चीन ने कभी ये किया है कि वो फैसला किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत करे, या चीन की यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि तिजारत के रास्ते बढ़ें, उनका फैलती हुई उनकी जो इकनॉमी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। उसने छोड़ दिया है पीछे अमेरिका को इकनॉमी के सेक्टर में। बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें उसने पीछे छोड़ दिया अमेरिका को। अमेरिका अब सुपर पावर जो है अपनी जो उसके पास फौज है और उसका वॉल्यूम है, उसकी वजह से अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है कि जनाब बहरुल काहिल में और बहरे ओकियानूस में उसके बेड़े घूम रहे हैं और वो जिसको चाहे बदमाशी दिखाए। लेकिन अब उसकी वो नहीं रही है। जंगों की जो इकनॉमी थी, वो जंगों की इकनॉमी की पॉलिसी फेल हो चुकी है अमेरिका की। और रिपब्लिकन्स हमेशा यही चलाते रहे हैं कि जंगों की इकनॉमी चलाते हैं। जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था कि जनाब हम तो मार्शल प्लान को भी मजम्मत करते हैं, मार्शल प्लान भी डेमोक्रेट्स ने दिया था, हमने नहीं दिया था और वो गलत हुआ था, और हम तो चाहते हैं कि हमारी इकनॉमी जो है वो जंगों पर चलती रहेगी और हम दुनिया में आग भड़काते रहेंगे। अफगानिस्तान में आग, इराक में आग, शाम में आग, लिबिया में आग, फलां आग 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 आग। और वो पॉलिसी का नतीजा क्या निकला है कि अब अमेरिका इनहतात का शिकार है, ज़िवाल का शिकार है, उसकी तहजीबी। और आपको पता है जब बुश के रिजल्ट आए थे तो तमाम रियासतों में, ख़ास तौर पर जनूब की रियासतों में अलहदगी का ऐलान हो गया था। वहाँ से लाखों लोगों ने अपना वोट किया था कि हम अलग हो जाना चाहते हैं। वहाँ से बाकायदा उन्होंने पिटीशंस दायर की थी। और अब बुश के आने की सूरत में जो खदशा जाहिर कर रहे हैं एंकर, वो बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर वोट रिजल्ट ना तस्लीम करे तब भी, और अगर तस्लीम करे या हार कबूल भी करें तब भी एक सूरत हाल कशीदगी की मौजूद है। अमेरिका एक नए फेज में दाखिल हो रहा है। और अमेरिका जो बाइडेन और ट्रंप में से किसकी पोजीशन आपको लगता है ज्यादा स्ट्रांग है? नहीं, स्ट्रांग तो मास्टर्स में तो वही जीतते हैं ना। पिछली दफा हिलेरी जीत गई थी, लेकिन जो मैनेज हो सकते हैं वोट, उसको कोई भी मैनेज कर सकता है। इसी तरह से अल गोर जीत गए थे और जॉर्ज बुश जूनियर हार गए थे, लेकिन 2 मरतबा जो है उनको टर्म मिला। अब इनको जो है अगर दूसरी मरतबा टर्म मिला है
तो फिर अमेरिका को टर्म नहीं मिलेगा, फिर अमेरिका पीछे जाएगा। अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो आपने कहा अमेरिका तो पीछे जाएगा, दुनिया की सियासत में क्या तब्दीलियां मुतवक्किल? मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर अमेरिका की मनमानी हम जैसे गरीब यतीम लावारिस मुल्कों के साथ रहेगी, जहाँ पर अशराफिया का इक़्तिदार होता है और मुक़्तदरा अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करती है, मास्टर्स के हाथ में इक़्तिदार नहीं होता है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस तरह की सूरत आएगी, वो बाकी अमेरिका का असर व रसूख उन तक रह जाएगा, बहुत से मुल्कों में पीछे हो जाएगा। अब देखेंगे कि हम अमेरिका के बुश के आने की सूरत में सऊदी अरब का क्या बनता है, देखना यह है कि जनाब पाकिस्तान का क्या बनता है, देखना यह है कि ईरान का क्या बनता है और दीगर ममालिक का क्या बनता है। ये आगे वाले डेवलपमेंट्स बताएंगे कि बुश के आने की सूरत में क्या सूरत, अपना ट्रंप के आने की सूरत में क्या बनता है। ठीक है नाज़रीन, हमें ब्रेक की जानिब वापस आएंगे, कुछ कोरोना सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जो दूसरी लहर है वो लग रहा है कि खासी खतरनाक हो गई है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा मुल्क की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा, साथ रहिएगा। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी है। एक्टिव केसेस की तादाद 10,235 हो गई है। लगारी साहब, क्या एहतियात नहीं की जा रही, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, क्या वजह है इतने ज़्यादा केसेस आपके ख्याल में बढ़ने की? एक तो शुक्र है कि हम लाखों से हज़ारों में आए हैं, और वो भी अभी 10,000 कुछ अल्लाह करे कि ये भी ना हो। और पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ। लोग जहाँ जहाँ पर ये केसेस बढ़े हैं उन जगहों पर जो है हमें एहतियात करना चाहिए, और जो भी तरीक़ाकार हो कि लोगों से ये कहा जाए कि जनाब वो डिस्टेंसिंग करें और जो भी हुकूमत के SOPs हैं उनको इस्तेमाल करें, उनको फॉलो करें, ताकि ये सारी सूरत हाल पैदा ना हो। बिल्कुल ऐसा है। सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सस्सी पलीजो साहिब। बताइएगा कि मुल्क में जिस तरह से कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर जो है वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद मजीद ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में PDM अपने जलसे मुलतवी नहीं कर रही। PDM के जो जलसे हैं वो उसी तरह से ज़ोरों शोर से जारी हैं। कल एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। आपको नहीं लगता मैम कि इस सूरत हाल में जलसे नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए? PDM का ये तीसरा जलसा होने जा रहा है। 2 अजीम खान जलसे हुए। कराची वाले जलसे में जो सिंध का जलसा था उसमें भी ज़बरदस्त जो PDM की स्ट्रेंथ शो हुई। लाखों लोग थे, तो जलसे के अंदर थे, लाखों बाहर भी थे। तो अभी कोयटा में आपने देखा है कि वहाँ भी रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये हो जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन PDM की लीडरशिप जो है वो अपने अवाम के साथ है। और अब आपने देखा है, मेरा सवाल ये है कि किस तरह से SOPs का ख्याल रखा जाएगा, कैसे फॉलो कराया जाएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं तो लोग SOPs का ख्याल नहीं रखते, मास्क भी नहीं कई लोगों ने पहना होता, तो कोरोना ऐसे बढ़ नहीं जाएगा इतने लोग जब इकट्ठे होंगे? ऐसे ही कराया जाएगा जैसे आज मियाँ वाली में इमरान खान साहब ने कराया था। अगर वो करा सकते हैं तो हम भी करा सकते हैं। हमने कराची वाली जलसे में आपने देखा इतने इम्कान कोशिश की जितने भी मास्क हम दे सके और लोगों को हम बता सके अवेयरनेस। हुकूमत तो ये कह रही है कि वहाँ पर जो है ख़तरा है और सिक्योरिटी का मसाइल हैं और दहशतगर्दी का ख़तरा है। अगर दहशतगर्दी का ख़तरा है और सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो PDM का जलसा जो है उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। लकारी साहब, अगर मियाँ वाली में वज़ीर आज़म साहब को, हैदराबाद में असद उमर साहब को और ये तर्जमानों की जो किराए के फौज बैठी है, सारा दिन उनका काम होता है, पार्लियामेंट में नहीं आते लेकिन सारा दिन झूठ पे झूठ बोलते हैं, उनको सिक्योरिटी मिल सकती है, उनके प्रोग्राम सिक्योर और प्रोटेक्शन के साथ हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कोयटा वाला जलसा उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट बिल्कुल मुहैया कर सकती है, करनी चाहिए। कोयटा के जलसे के बारे में आपका ख्याल क्या है? इसलिए कि ये ज़रूर ख्याल किया जा रहा है कि जनाब महमूद खान चकजई, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और मंदोखेल और अख्तर मेंगल, इनकी तकारीर जो हैं वो एक नए पॉलिटिकल डायनामिक्स की निशानदेही करेंगी और एक नए
नया बयानिया देंगी तो फिर हुकूमत तो एक नए उसके साथ आएगी, इल्ज़ामात के साथ आएगी, तो फिर उसका फेस कैसे करेंगे PDM के रहनुमा? If they believe in freedom of speech और एक्सप्रेशन में और बात करते हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट्स कोई भी कदगन नहीं है और जलसे जुलूसों पे कोई पाबंदी नहीं, हर वक्त कहते हैं कंटेनर देने को भी तैयार है। अब 2 जलसों के बाद इतने परेशान हो गए। अब ये सारे मोहतरम लीडर्स आपने नाम लिए, उनकी बड़ी जदोजहद, बड़ा बैकग्राउंड रहा है, आपको तो पता भी है, आप बहुत पढ़ने लिखने वाले और हर चीज़ को तारीख के बहुत सारे पहलुओं पर नज़र रखते हैं गहरी। तो मेरे ख्याल में ये सारे लोग अपना बयानिया देंगे, अपनी बात करेंगे, उनको यह हक हासिल है आइन के रूह से और ये पाकिस्तान के शहरी हैं। आपका ख्याल नहीं है कि इसके बाद गद्दार की तकरार बढ़ जाएगी? अभी क्या रगारी साहब कम ये रेपुटेशन है क्या? हर वक्त ये सर्टिफिकेट इनका बड़ा हो छोटा हो, सियासत के अलफ में पता नहीं है, कभी किसी जदोजहद में नहीं रहे, हर वक्त सर्टिफिकेट उनके फोटो कॉपी जो है जेब में पड़ी हुई है। गद्दार, मोहब्बे वतन सारे ये हैं, फरूक नसीम साहब, और ये जो अदलिया पर भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर सवालिया निशान लगाने चले थे, और ऐवान सदर जो है ये बहुत मोहब्बे वतन है जो अपने जजेस को ये जो है वो कटड़े में लाकर आ रहे थे और गैर आईनी जो है ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री गवर्नमेंट हो गई। बाकी जो अपने हक और सच की अपने अपोजिशन को भी इतना ही स्पेस मिलना चाहिए, बिल्कुल उनका हक है। ऑर्डिनेंस आपने याद दिलाया है, ये जो साहिली जजीरे जो हुकूमत ने वफाक ने अपने पास लेने की ऑर्डिनेंस जारी किया है, तो इस पर तो अभी सिंध असम्बली में रिएक्शन आया है। इस मामले को पीपल्स पार्टी सेनेट में भी ले जाना चाह रही है, तो आपके ख्याल में सेनेट में ले जाना ठीक होगा? सेनेट में ले जाने का मतलब ये होगा कि अगर सेनेट में जिस तरह से सादिक संजरानी साहब चेयरमैन पर वो कर गए थे, जीत ही गए थे, और हासिल बिजनू साहब हार गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर कोई फ्लोर क्रॉसिंग हो जाए और आपको मालूम है कि अगर रेजोल्यूशन ले जाएं रेजोल्यूशन ही फेल हो जाए? नज़ीर साहब, हम वो ऑप्शन जो भी हमारे पास होंगे वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। पहली बात ये कि सिंध असेंबली सिंध की नुमाइंदा असेंबली है, उसने एक दफ़ा और इतनी अक्सरियत से उन्होंने कह दिया, उनके PTI के भी एक MP उसमें शर साहब शामिल थे, जिसके बाद भोंचाल इनकी सफ़ों में आ गया PTI के, एक मुत्तफ़क़ा ये रेजोल्यूशन पास हुई है, उसके बाद तो उनको इखलाकी, आईनी और कानूनी तौर पर तो फौरन दस्तबरदार होना चाहिए, वैसे ही गैर आईनी है। आईनी तौर पर तो ये बनता है, आईनी तौर पर तो ये बनता है, अगर सूबाई असम्बली रेजोल्यूशन पास कर दे, अगर उसके सब्जेक्ट पर अगर वफाक जाकर इंक्रोचमेंट करे तो साहब मैंने जवाब क्या, आपने सेनेट की क्योंकि बात की थी, उसका मैं यहाँ आपके तवज्जो से बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि ये वफाक की तरफ से एक पेशरफ्त हुई है ऐवान सदर से, तो उसमें जो वफाक पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों से में कोई भी ऐवान डिसअप्रूवल की रेजोल्यूशन उनको अगर लाकर डिसअप्रूव कराएगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रेंथ जिस हाउस में है उसमें हम सिर्फ कोशिश नहीं, पूरा हमें यकीन है, और PDM की सारी जमायतें भी वहाँ हैं, ये लेकर तो आए, ये प्रिविलेज की हमारी ब्रीच कर रहे हैं। हमने रेजोल्यूशन वहाँ जमा करा दिया है सारी पार्टी से मिलकर, किसी एक ने नहीं, सारी पार्टी से मिलकर, जमीयत तक ने भी सब मिलने कराया। अब उनको ले करना है CPEC अथॉरिटी की तरह, जैसे ये ले नहीं कर रहे। इस वजह यही वजह है कि ये रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस आया था, अब अभी तक पार्लियामेंट के चलते हुए उन्हीं डेट्स का उन्होंने बताया, हालांकि पार्लियामेंट चलते हुए ऑर्डिनेंस नहीं आते, लेकिन ये ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री हुकूमत पार्लियामेंट में वो डेट्स दिखाई गई हैं, लेकिन ले अभी तक नहीं किया। और जो है हम रूल्स के मुजिब दोनों ऐवानों में, नेशनल असेंबली और सेनेट में, हमने ये सब पार्टी से मिलकर ये जमा कराया हुआ है, और अभी हमें इन सारे ये लेकर तो आए, उनको पता चल जाएगा। और बाकी सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन के बाद तो उनको अब असद उमर साहब जो नगर ये फिर रहे हैं, ऐसी कोशिशें मुशर्रफ के साहब के ज़माने में भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से हुई हैं, उनको सिंध की रूह और उसको उसके इख्तियारात, आईनी सूबाई इख्तियारी को समझना चाहिए, आइन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हम तंबीह करते हैं, आइन तो बहुत वाज़ेह है ना कि अगर सूबाई सब्जेक्ट में फेडरेशन अगर लेजिस्लेशन करेगी तो सूबाई असम्बली उस लेजिस्लेशन को हटा सकती है और उसको रूल आउट कर सकती है। तो सूबाई असम्बली ने तो दे दिया अपना कंसर्न दे दिया, उन्होंने अपनी जी उन्होंने अपनी राय दे दी।
लखारी साहब, पहले भी आप यही बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि मैं सेनेट और नेशनल असेंबली वाली बात क्लियर करना चाह रही थी, तभी मैंने थोड़ा सा आपको बीच में जो है रोका। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि डोमेन और जुरिस्डिक्शन 12 नॉटिकल माइल्स तक तो ये लिखा हुआ है, आइन में ये है, ये बिल्कुल आइन की वायलेशन है। रेजोल्यूशन के बाद तो अभी उनको फौरन जो है उस पर दस्तबरद होना चाहिए। सिंध असेंबली अगर मौका आया और अगर ये न हटे तो हम लेजिस्लेशन का भी इख्तियार बिल्कुल रखते हैं, लेकिन पहले से ही जो आइन में मौजूद है चीज, तो उस हवाले से भी ये गैर आइनी है, गैर जमहूरी है और ये गैर कानूनी है। ये लोग छोटे सूबों को दीवार, ये सिंध की सिर्फ बात नहीं है, सिंध और बलूचिस्तान के सिर्फ 2 डंगी और भंडार नहीं, इसमें पूरी सीरीज है 300 से ज्यादा आइलैंड्स की। उस पर ये वफाक की तरफ से, मैं रियासत की बात नहीं कही, पीटीआई की आंख जो है वो मैली है सिंध पर शुरू से ही। अब जो है उनको पता चल जाएगा, ये आए कितने भी प्रेशर डाले, मैं उनको कहती हूँ आप जितना प्रेशर डाल रहे हैं कुछ लोगों को पता है कुछ नहीं है। आप जितना कोशिश, इमरान खान साहब, आप और असद उमर साहब एंड गवर्नर साहब और ये ऐवान सदर में जो सदर साहब जो सिंध के कोटे पे बैठे हुए हैं, उनकी इंसल्ट की है उन्होंने सिंध के आवाम की, बैठे बिठाए गैर आईनी, और अपने सूबे के जो है वो खिलाफ एक वो लेकर आए हैं ऑर्डिनेंस, उनको ये ज़ैब नहीं देता था। ये बात हमेशा की तारीख में लिखी जाएगी। ये तो एक क्राइसिस पैदा हुआ था जब यहाँ पर पिछले हफ्ते एतवार के जलसे के बाद यहाँ पर जो है वो गिरफ्तारी हुई है, बल्कि रमा हफ्ते के आगाज़ पर जनाब कैप्टन सफदर की, उसके बाद एक क्राइसिस पैदा हुआ। तो आपका ख्याल है कि वो क्राइसिस ओवरकम हो गया है और पुलिस में जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ था, क्या वो अब भी मौजूद है या अब उसको ख़त्म कर दिया गया है? अब आप मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देख रही हैं? लगारी साहब, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। ये बड़ी ही एक बहरानी सूरत-हाल थी और सिंध हुकूमत के लिए बड़ा एक गंभीर एक सिचुएशन ज़ाहिरी बातें थी, और उसका फौरी तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सीएम साहब ने नोटिस लिया। सिंध पुलिस के मोराल की बात थी, उनके जुरिस्डिक्शन की बात थी, उनके अथॉरिटी की बात थी, और उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। उस हवाले से जो ट्रीटमेंट मिली ये नहीं मिलनी चाहिए थी। अब जो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी है और वफाक की तरफ से भी जाहिर बात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है कि उस चीज को देखना चाहिए। लेकिन मैं सिंध की बात करूंगी, हमारी वज़रा की जो कमेटी बनी हुई है वो बिल्कुल अपना काम करेगी और रिपोर्ट भी देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सस्सी पलेजो साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त। हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर मजीद इस बारे में बात करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इदारा शुमारियात के मुताबिक शाय खुरनोश की कीमत में मामूली सी कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुल्क में महंगाई का एक तूफान है जो कि काबू में नहीं आ रहा। लगारी साहब, हर चीज़ ही महंगी है, मुर्गी, अंडे, दालें, चावल, आटा मतलब पेट्रोल, गैस बहरान है, हर चीज़ है, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि पहले तो सिर्फ गरीब की पहुँच से दूर थी ना, अब तो मुतवसत तबका जो है वो भी महरूम हो गया इन चीज़ों से। 0.23% जो है वो कम हुई है। 1 रुपए में 1 पैसा होता है, 1 पैसे का 23%, 1 पैसे का। अच्छा, हाँ, महंगाई की शरह ये कम हुई है, उसका हम ढोल बजा रहे हैं, महंगाई कम हो गई, महंगाई कम हो गई। भाई 0.23% होता क्या है? आप क्या कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है? महंगाई कम नहीं हुई है, और जो बढ़ी है वो तो आसमान की तरफ जा रही है, और लोग बेचारे हाथ बांधे खड़े हैं कि क्या करें इस महंगाई का। क्या सब्जी नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, लोग क्या मिट्टी खाएं? क्या खाएं? लोग रेत खाएं? लोगों के खाने के लिए लोग अब आखिरी बात ये रह गई है कि वो जो दरियाए सिंध का और पाकिस्तान के दीगर दरियाओं का जो बेचे नहीं गए, जो बच गए बेचने से, और ऊपर इंडिया लग वो कर रहे हैं, वहाँ से जो पानी आ रहा है उसके अंदर जो गदला पानी मिला जाएगा वो पिए और जिए, वरना ना जिए। किसने कहा है जीने के लिए? तो आपकी जीने की जिम्मेदारी तो हुकूमत ने नहीं ली हुई है। सब ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में सांस लेने पे भी टैक्स लग जाएगा? लगेगा। मालूम ये हो गया कि H2O का जो फार्मूला है, पानी है। वो जो है वो ले जाएंगे ये अपने पास और रख लेंगे अपने पास, और पानी के बनाने का अमल अपने पास रखेंगे, और उसको जो है, मुझे देखें एक बात का मैं सीरियस होकर बात कर रहा हूँ। क्या हुआ कि यमन के दरिया जो हैं वो
बड़ी कंपनियों ने खरीद लिए हैं। मुझे ये डर लग रहा है कि जिन कुव्वतों ने पाकिस्तान के 3 दरिया बेचे वो पाकिस्तान के इन दरियाओं को ना बेचें। मालूम हुआ कि कोई इंटरनेशनल पानी की कंपनी आ गई और आपके दरिया लेकर चली गई, आप बैठे हुए आप दुनिया का जो फूड बास्केट थी, ये मुल्क, ये इलाका, ये खित्ता, ये सरजमीन, दुनिया की फूड बास्केट, सारी दुनिया को खाना यहाँ से मिलता था। अब हम इस बात पर लड़ रहे हैं कि हमें गंदम नहीं मिल रही है, हम इस बात पर मिल रहे हैं हमें ज़रिया अजनास नहीं मिल रही है। इनको खुदा का खौफ नहीं आता, इन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। और अब ये सूरत हाल हो गई है लोगों के पास रात के खाने के। भाई आप दिहाड़ी को तकसीम करें ना, 600, 700, 800 रुपए मैक्सिमम मजदूर की दिहाड़ी है। आप इसको तकसीम करके बताएं कि आदमी रोटी कैसे खाएगा। इस उसके 6 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 1 माँ है और एक बाप भी है। अब इनको खाना खिलाना है, वो शख्स कैसे खाना खिलाए? आए उसका कोई साइंस बताएं कि किस तरह से वो बैठकर खाना खाए। रूखी रोटी जो है वो भी पूरी नहीं मिल सकती, इसलिए कि आटा भी महंगा हो गया। इतनी महंगी हो गई है ना, आटा महंगा हो गया, रोटी महंगी हो गई। अच्छा लगारी साहब, कुछ बात कर लेते हैं कराची के हालात की। स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एमक्यूएम के साबिक एमपीए, उनका मोबाइल चोरी हो गया था। अब शाहिदा रहमानी साहिबा की गाड़ी चोरी हो गई है। अब इसमें तो विफाक जिम्मेदार नहीं है ना? नहीं, वो एमपीए साहब की शाहिदा रहमानी लेगी होंगी, शाहिदा रहमानी साहब की कार जो है वो एमपीए साहब ले होंगे। लेकिन सिंध हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, स्टेट क्राइम पर कंट्रोल करना चाहिए। पुलिस जब शैक होती है ना तो बहुत से वाक़यात होते हैं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे बहुत अफसोस है कि जो एमक्यूएम के साबिक एमपीए के साथ हुआ, या जो कुछ आज गाड़ी चली गई है मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा की, नहीं जानी चाहिए। और सिंध हुकूमत को इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि अगर वो महफूज नहीं हैं, एमपीए और मेंबर कौमी असम्बली, एग्जिस्टिंग मेंबर कौमी असम्बली, अगर वो महफूज नहीं है तो हम जैसे गरीब लोग, आम आदमी जो हैं, वो कहाँ से महफूज होंगे और कैसे महफूज होंगे? साहब, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं करते? पंजाब में भी तो है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? उसमें भी इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई आपको सेफ सिटी के लिए कैमरे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। आप जाएंगे लगाने के लिए, नहीं यार ये तो इस पर ना लगाएं, ये हसास इलाका है। आप हसास इलाके शहर में आइडेंटिफाई करते जाएंगे। मेरा ख्याल है कि एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। कराची जैसे बड़े शहर को, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, उसके लिए एक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट होना चाहिए। मैंने लाहौर का देखा हुआ है और वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से देखा है कि किस तरह से एक एक गली को, एक एक सड़क को, एक एक जगह को मॉनिटर किया जा रहा है और वहाँ किसी भी किस्म की मूवमेंट को जो है देखा जा सकता है। ये सारा कुछ हमने देखा था। वो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था और उन्होंने दिखाया भी था हमें। उस्मान बुज़दार साहब हमारे ज़िले के हैं और वज़ीर आज़म ने अभी बताया है कि जी वो डेरा गाज़ी खान जो है वो पसमानदा तरीन ज़िला है। तो अगर अब भी पसमानदा तरीन चीफ मिनिस्टर आपने दिया हुआ है और वो चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं, आपने कहा है कि वो गरीबों के मसाइल समझते हैं, तो अगर अब भी सबसे गरीब है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम्स फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।